सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, एडमिन कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम कॉन्टेक्स्ट जो है दिस इज द एरिया यूजिंग विच आपने देखा प्रीवियस लैब में कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कर सकता है और इस पूरी एग्जीक्यूशन स्पेस के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट को एज एन ऑब्जेक्ट मार्जे वजूद में लाते हैं। इटसेल्फ जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है ये फायरवॉल नहीं है। So system context identifies basic settings for security appliance. You cannot assign IP address. System context के अंदर आप IP address दे सकते हैं, exception है management interface. But बाकी किसी भी data plane interface के ऊपर आप IP address वगैरह नहीं दे सकते। You can upgrade and downgrade the ASA software from system context. एंड पर हम देखेंगे कि ASA के इमेज को अपग्रेड डाउनग्रेड कैसे किया जाता है। तो अगर आप एक मल्टी कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल में हैं तो आप मल्टी कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल में सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में रहकर ये जो मेंटेनेंस के काम है ये करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मोड में ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड डाउनग्रेड के काम नहीं करेंगे। सो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्पेस इज बेसिकली एन एरिया वेयर यू एक्चुअली क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट्स। आप कॉन्टेक्स्ट यहाँ से बनाते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट आप बनाते हैं वो एक डेटा प्लेन रखने वाली फायरवॉल होती है। डिपेंड्स कि आपने लेयर 2 मोड में बनाने हैं, लेयर 3 मोड में बनाने हैं। तो ये जो एरिया है दैट इज सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद एडमिन कॉन्टेक्स्ट था। तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट किसी भी और कॉन्टेक्स्ट की तरह से है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जब यूजर एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉगिन करेगा तो यूजर को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाले राइट्स होंगे, यानी वो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में भी जा सकेगा और बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी जा सकेगा। एडमिन कॉन्टेक्स्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्लैश मेमोरी में होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? सो आपको पता है कि हमने कॉन्फ़िग URL की कमांड दी थी एक, और उसमें हमने लिखा था लेट्स से disk 0:/c1.cfg context 1 की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये हमने disk 0 पर रखी थी विच वाज अ लोकल फ्लैश ड्राइव जिसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी होनी थी। तो जो एडमिन कॉन्टेक्स्ट है उसकी कॉन्फ़िग URL तो लाजिम आपकी लोकल डिस्क को ही पॉइंट करेगी, ये जरूरी है। इससे एक चीज सामने आ जाती है कि जो नॉन एडमिन कॉन्टेक्स्ट है उसकी फाइल आप TFTP पर भी रख सकते हैं। सो यू कैन हैव इट पॉइंटेड ऑन एनी A.B.C.B IP एड्रेस और आप उस पर रख सकते हैं C1.CFG। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिस्टम जो है वो TFTP सर्वर से भी लोड कर सकता है, बट दैट इज फॉर यूजर कॉन्टेक्स्ट। If you convert from single mode to multi-context mode, the admin context is created automatically. ये चीज हमने भी देखी थी। And the configuration file will be created on the flash memory automatically as well. ये admin context can be combined with any regular user context, यानी इसको as a user context भी आप यूज कर सकते हैं, या आप इसको dedicated way में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेडिकेटेडली रख सकते हैं, ऐसे डेडिकेटेडली रख सकते हैं कि आप इसमें से कोई भी ट्रैफिक पास ना करें, आप इसको रिजर्व कर लें और आप यूजर कॉन्टेक्स्ट में ही डेटा प्लेन्स एक्टिवेट करें, या आप एडमिन कॉन्टेक्स्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेट कर दें, जिसकी IT के पास राइट्स हैं कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट को तो मैनेज करें ही करें, साथ ही साथ वो अपने यूजर कॉन्टेक्स्ट को भी मैनेज कर सकें। सो एडमिन कॉन्टेक्स्ट is not counted in the context license. For example, if you get the license for 2 contexts, you are allowed to have the admin context and 2 other contexts. तो हमने देखा था कि जब admin context को आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके licenses consume नहीं करता,
लाइसेंस कंज्यूम होते हैं आपके यूजर कॉन्टेक्स्ट ऑनवर्ड। तो अगर आपके पास 2 कॉन्टेक्स्ट के लाइसेंस हैं तो एक्चुअली आप 3 कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, एक एडमिन और 2 जो हैं वो आपके यूजर कॉन्टेक्स्ट होंगे। यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस इज द एक्चुअल पार्टीशन फायरवॉल। कॉन्टेक्स्ट कैन बी एक्सेस्ड वाया कंसोल, टेलनेट, एसएसएच। हमने कंसोल के जरिए एक्सेस किया है अभी, लेकिन आप टेलनेट और एसएसएच के जरिए भी कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम मैनेजमेंट प्लेन में डिस्कस करेंगे। So if you log into a non-admin context, you can only access the configuration for that context. ये आपका कंसर्न भी था कि अगर एक शख्स बार बार चेंज टू कर करके एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाता चला जा रहा है तो इसमें प्राइवेसी कहाँ रही है। तो इस चीज की एश्योरेंस है कि अगर आप नॉन एडमिन कॉन्टेक्स्ट में लॉगिन होते हैं तो आप चेंज टू करके दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा सकते। यू नीड to have admin level access or system execution space access in order to switch between the contexts. तो आप एक फायरवॉल के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, जिस तरह हमने भी एडमिन कॉन्टेक्स्ट बनाया, हमने कॉन्टेक्स्ट 1 बनाया, कॉन्टेक्स्ट 2 बनाया, तो 3 कॉन्टेक्स्ट बन गए। अब ये जो वायर आपकी स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि E00 है और E01 है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि आप इन वायर्स को राउटिंग स्विचिंग के तनाजुर में ट्रंक कर लें और ट्रंक करने के बाद आप उसके जो सब इंटरफेस कार्व आउट करें, वो सब इंटरफेसेस आप इन कॉन्टेक्स्ट्स को दे दें, ये भी मुमकिन है। तो हमने बात की थी कि हम डेडिकेटेड फिजिकल इंटरफेस दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, हम लॉजिकल इंटरफेस दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, बट डेडिकेटेड टाइप का। सो वी कैन हैव फिजिकल, वी कैन हैव लॉजिकल। डेडिकेटेड का मतलब है कि जो एक कॉन्टेक्स्ट को दे दिया वो फिर दूसरे को नहीं दिया। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि VLAN 7 अगर इस कॉन्टेक्स्ट में है तो इसमें VLAN 3 है और इसके अंदर VLAN 5 है। लाइकवाइज इधर VLAN 4 है, VLAN 2 है, VLAN 6 है। तो हम ये नहीं कर रहे कि एक ही VLAN इंटरफेस जो है उसको हम दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर शेयर करा रहे हो। सो चाहे लॉजिकली करें चाहे फिजिकली आप एलोकेट करें। जिस तरह हमने लास्ट टाइम लैब की थी, हमने फिजिकल इंटरफेस एलोकेट कर दिए थे। हमारे पास ASA के अंदर अगर 6 इंटरफेसेस थे तो हमने दो फिजिकल इंटरफेस ही अंदर कॉन्टेक्स्ट में स्टिच किए थे। हमारा डिजाइन ये था। सो इन दिस डिजाइन हमने फिजिकल इंटरफेस ईथरनेट 0 को ही कॉन्टेक्स्ट को दे दिया। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डेडिकेटेड इंटरफेस। और इस डेडिकेटेड इंटरफेस की जो टाइप है वो फिजिकल है। हमने फिजिकल इंटरफेस ही उठा के कॉन्टेक्स्ट को एलोकेट किया हुआ है। E0 इस कॉन्टेक्स्ट में, E1 इस कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद जिसको भी आप इनसाइड आउटसाइड करके IP ड्रेसिंग कर लें। बट यहां पर यह भी हो सकता था कि इस फायरवॉल की जो हमने 6 वायर्स इस्तेमाल की हैं, हम उसकी बजाय लेट से 4 वायर्स इस्तेमाल कर लेते स्विच के साथ, और इन सब की सब वायर्स को हम पोर्ट चैनल कर लेते, पोर्ट चैनल 1 लेट से। और फिर यहाँ पर इस स्विच के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल VLANs configured, let's say VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 60। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम पोर्ट चैनल 1.10 बना सकते हैं, पोर्ट चैनल 1.20 बना सकते हैं, 1.30, 40, 50, 60. So they are all kind of interfaces
जो हमारे पास लॉजिकल वे में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन इंटरफेसेस को पकड़ के आगे एलोकेट कर सकते हैं। लेट्स से ये एडमिन कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है। फिर इन लॉजिकल इंटरफेसेस को पकड़ के हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट 1 का हिस्सा है। ये लॉजिकल इंटरफेस कहे जा सकते हैं कि दे आर कॉन्टेक्स्ट 2 का पार्ट। तो इसमें भी हमने इंटरफेस डेडिकेटेडली ही दिए हैं कॉन्टेक्स्ट को, बट दे आर लॉजिकल इन नेचर। तो इसको करने के लिए या फिजिकल इंटरफेस ही एलोकेट कर देने के लिए आपकी जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है और जो आपकी ASA की कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आपस में राउटिंग एंड स्विचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैसला करना है कि आपने डेडिकेटेड अप्रोच में फिजिकल इंटरफेस पर जाना है या आपने लैग बना के उसके सब इंटरफेसेस बना के आपने वो अपने कॉन्टेक्स्ट्स को देने हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि जब आपने ये पोर्ट चैनल बनाना है और आपने सब इंटरफेस बना के वो देने हैं कॉन्टेक्स्ट को, वर्सेस आपने फिजिकल इंटरफेस कॉन्टेक्स्ट को देने हैं, इन दोनों के लिए ASA में सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस के अंदर क्या ये वर्किंग की जाएगी या पहले फिजिकल इंटरफेस कॉन्टेक्स्ट को दे दिया जाएगा और वहां जाकर ये सब इंटरफेसेस बनाए जाएंगे? कैसे होगा ये? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है जी, अगर लॉजिकल अप्रोच में जाना है तो ये सारा काम फिजिकल इंटरफेस बना देने दे देने के बाद जाके कॉन्टेक्स्ट में करें या ये पहले ही सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में कर लेना बेहतर है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? जी शाहरुख कह रहे हैं कि ये जो लॉजिकल इंटरफेसिंग करनी है ये सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस से ही कर लेना करना होगा और उसके बाद हम जो कॉन्टेक्स्ट को इंटरफेस एलोकेट करते हैं वो इनिशियली स्टार्ट से ही हम एक लॉजिकल इंटरफेस एलोकेट करेंगे। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? यानी इफ दिस इज आवर prompt and we have one prompt like this, one prompt like this and one prompt like this, तो इनके दरमियान क्या फर्क है? ये prompt obviously सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस है या इन अदर वर्ड्स आप इसको कह लेंगे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है। ये शो करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट 1 की CLI है, ये शो करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट 2 की CLI है और ये शो करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट एडमिन की CLI है जिसका नाम एडमिन है। जरूरी नहीं है जिसका नाम एडमिन है वो ही एडमिन कॉन्टेक्स्ट भी हो। जब आप शो कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो आपके पास एडमिन C1 C2 नजर आते हैं, तो जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ होता है एक्चुअली वो एडमिन होता है। स्टार आप इसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एक रेगुलर कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। एडमिन के राइट्स इसको चले जाएंगे, यू कैन चेंज इट, बट बाय डिफॉल्ट एडमिन के नाम से बना हुआ होता है और इसको राइट्स मिले हुए होते हैं। ये आप बाद में क्रिएट करते हैं अगले कॉन्टेक्स्ट। खैर, तो अभी तक तो हमने ये सीखा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में रहकर हम कॉन्टेक्स्ट C1 क्रिएट करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम बोलते हैं एलोकेट इंटरफेस और हम यहाँ पे इंटरफेस दे देते हैं। एंड सो ऑन, और उसके बाद हम config URL पॉइंट कर देते हैं एंड दैट्स इट। ये हमारी कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन है और ये हम करते हैं बैठ करके
सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स सिंपल ASA, इट्स नॉट /C1 और समथिंग। तो ये करने से पहले आपको फिर सोच लेना है कि अगर आपने इंटरफेस E0 में जाकर उसको नो शट करना है, ये स्टेप तो आपको बहरहाल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ता है ना। अगर आपने सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में ही फिजिकल इंटरफेस को नो शट नहीं किया पर वो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, कॉन्टेक्स्ट में जाकर आप जो मर्जी करते रहें, जब तक वो नीचे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में नो शट नहीं होगा, वो कॉन्टेक्स्ट लेवल के ऊपर भी उसकी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। सो शट नो शट का कंट्रोल तो बहरहाल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के पास ही है। तो अगर आपने लॉजिकल का फैसला कर लिया है तो आपको वो काम भी फिर यहीं पर करना पड़ेगा। लेट्स से चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, मैं स्टैटिक पोर्ट चैनल पे चला जाता हूँ। इसके बाद हम लिख सकते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 1.10। तो हम पोर्ट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन सब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो यहाँ पे हम VLAN 10 एलोकेट करेंगे और फिर हम यहाँ पे IP एड्रेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो IP एड्रेस हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो हमें एरर बोल देगा, बिकॉज ये IP एड्रेस जो है ये सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी इंटरफेस पे दें। आप यहाँ पे किसी भी इंटरफेस के ऊपर नेम इफ देने की कोशिश करेंगे, ये भी एरर है। अब किसी भी इंटरफेस के ऊपर सिक्योरिटी लेवल देने की कोशिश करेंगे तो ये भी एरर है, बिकॉज ये सारे काम सिक्योर सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में नहीं हो सकते। बस यहां तक करके आप छोड़ देंगे। ये वाली कमांड जाहिर है आपको दोहरानी पड़ेगी जितनी भी इंटरफेसेस आपने पोर्ट चैनल में डालने। E2, E3, तो ये पोर्ट चैनल आपके में बंडल हो जाएंगे। ये सब कुछ सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में से हो रहा है। और फिर ये आप सब इंटरफेस जितने भी बनाना चाहें ये बनाए जाएंगे। अब क्योंकि आपके पास चार इंटरफेस एज एन एग्जांपल अवेलेबल हैं, तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें से ये बोल दें कि पोर्ट चैनल 1.10 और पोर्ट चैनल 1.20 जो है ये एलोकेट कर दिया जाए कॉन्टेक्स्ट 1 को। और इसी तरह जब आप कॉन्टेक्स्ट 2 बनाएं तो आप बोल दें कि पोर्ट चैनल 3, 30 और 40 जो है ये एलोकेट कर दिए जाए कॉन्टेक्स्ट 2 को। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप जो कर रहे हैं वो सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में कर रहे हैं। आपको सोचना है कि आपने स्टार्ट से ही फिजिकल इंटरफेस एलोकेशन की तरफ जाना है या लॉजिकल की तरफ जाना है। जो भी डिसीजन आप करें ये आपने डे 1 पे करना है और सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में इसका आपने या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आपने इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इंटरफेस एलोकेट आपने सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में कर देना है। ये बात क्लियर है जी आपको? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? काशिफ का क्वेश्चन है कि पोर्ट चैनल के ऊपर कोई परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा इफ पोर्ट चैनल आर एलोकेटेड टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए पोर्ट चैनल जो हैं वो तो हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को ही देने हैं।
यानी हम क्योंकि डेडिकेटेड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम डेडिकेटेड इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो चाहे लॉजिकली डेडिकेट करें या फिजिकली डेडिकेट करें, आपको लॉजिकल इंटरफेस जब आप कॉन्टेक्स्ट एक को दे देंगे और दूसरा लॉजिकल दूसरे को दे देंगे, तो इन दोनों की तो एक दूसरे से कोई ताल्लुक वास्ता रहता नहीं है। ये port channel 10 is being used by context, let's say admin, and port channel 20 is being used by context 1, तो इसमें इनकी इंटरडिपेंडेंसी तो नहीं है। आपका परफॉर्मेंस का जो क्वेश्चन है वो जरा मजीद अनफोल्ड कीजिएगा ताकि उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। सर आवाज आ रही सर? जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि पोर्ट चैनल में लिंक्स एक कंबाइन हो जाते हैं ना, जितने भी लिंक्स हैं, तो जब वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को जाएंगे तो क्या उसमें परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं आ सकता कि कॉन्टेक्स्ट 1 में फॉर एग्जांपल कोई एक पोर्ट जा रही है, अगर कोई एक लिंक डाउन होता है तो पोर्ट चैनल में सारे कंबाइन नहीं होते? अगर एक पोर्ट चैनल में 4 पोर्ट मेंबर हैं, एक पोर्ट डाउन हो जाती है, उस सिनेरियो में किस तरह चलेगा? जी मैं समझ गया आपकी बात। अब उसको आप थोड़ा सा इस पर मैप कीजिए कि डेडिकेटेड इंटरफेस वाला सिनेरियो है, तो डेडिकेटेड इंटरफेस वाले सिनेरियो में अगर पोर्ट 1 डाउन हो जाएगी तो क्या होगा? दिस इज योर पोर्ट 1 ईथरनेट 1, और इधर भी इस सिनेरियो में ये E1 है। अब लेट से ये E1 डाउन हो जाती है इस सिनेरियो में और E1 डाउन हो जाती है इस सिनेरियो में, तो दोनों में क्या आपको नजर आता है क्या होगा? तो फर्स्ट सिनेरियो में तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी, सेकंड में क्योंकि पोर्ट चैनल है तो कम्युनिकेशन तो रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फिजिकली वायर किसी इंटरफेस में किसी कॉन्टेक्स्ट को दे देंगे और वो वायर डाउन हो गई, तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें ट्रैफिक इंटरप्ट होगी। अगर सिंगल बॉक्स है, अभी हमने फेल ओवर तो नहीं पढ़ा ना, सिंगल बॉक्स है तो वो वायर डाउन हो गई, तो इस अप्रोच में तो वो कॉन्टेक्स्ट मुतासर हो जाएगा। इस अप्रोच में अगर कोई एक वायर डाउन होती है, एक और वायर भी साथ डाउन करनी पड़ेगी, स्टैंड बाय हो जाएगी, और दो, क्योंकि ये इवन नंबर्स में चलता है, हमने पढ़ रखा है ये, तो ये दो कम से कम एक्टिव रहेंगी। तो अगर आपकी टोटल इन 4 पोर्ट्स की बैंडविड्थ लेट से 4x थी, तो वो 4x एक्चुअली 2x पे आ जाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन रहेगी। सो रोबस्टनेस देखी जाए तो वो इस सिनेरियो की ज्यादा है, दिस इज मोर रोबस्ट एज कंपेयर टू दिस वन। अब बाकी बात है परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी अगर देखा जाए तो जब आप पोर्ट चैनल बना देंगे तो उसके अंदर तो ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ हर किसी के लिए अवेलेबल है। जो अगर नहीं यूज कर रहा कोई कॉन्टेक्स्ट, तो वो बैंडविड्थ कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकता है इस पूरे पोर्ट चैनल की। और अगर सारे इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो जाहिर है जो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है वो जिसका जो कुर्रा निकलता आएगा उसको उसी तरह वो इन वायर्स के ऊपर अलाइन करता चला जाएगा। तो रिलेटिवली देखा जाए तो एडवांटेजेस इस सिनेरियो के ज्यादा हैं कंपेयर टू दिस वन, एडवांटेजेस। लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एज्यूम करें कोई चीज भी डाउन नहीं होगी, हर चीज की गारंटी है जी कि दिस नेटवर्क इज काइंड ऑफ आइडियल नेटवर्क जिसके अंदर कोई भी चीज डाउन नहीं होगी, वायर्स डाउन नहीं होंगी, तो हाँ उसमें इसको डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिल रही है, डेडिकेटेड वायर मिल रही है, बट ये 1G से आगे नहीं जा सकता इस वायर पे। उस तनाजुर में देखें तो इस केस में अगर बाकी कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज कर रहे अपनी बैंडविड्थ, तो ये एक ही कॉन्टेक्स्ट ये पूरे पोर्ट चैनल की बैंडविड्थ को यूज कर सकता है। तो प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह। दूसरा ये है कि इस सिनेरियो के अंदर अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ASA में टोटल 8 पोर्ट्स थी, यू हैड 8 फिजिकल पोर्ट्स, तो उसमें से 6 अदद पोर्ट्स तो आपने 3 कस्टमर्स को दे दी, 3 ऑर्गेनाइजेशंस को दे दी। अब अगर आपके पास 50 कॉन्टेक्ट्स का लाइसेंस है, तो क्या आप बाकी की इन 6 पोर्ट्स के अलावा जो बाकी की पोर्ट्स हैं जो आपको मजीद 47 कॉन्टेक्ट्स के लिए चाहिए होंगी,
वो पोर्ट्स फिजिकली फिर आप कहाँ से लेके आएंगे, हाउ विल यू एलोकेट देम पोर्ट्स। तो इससे ये भी अखज़ किया जा सकता है कि छोटे लिमिटेड सिनेरियोज में जहां फ्यू कॉन्टेक्स्ट बनने हैं वहां तक तो चलिए फिजिकल पोर्ट वायबल रहती हैं, लेकिन एक हद से आगे निकल जाएं तो फिजिकल पोर्ट्स वैसे ही वायबल नहीं रहती। आपको कंपेल करता है वो सिनेरियो कि आप इस तरफ आ जाएं लॉजिकल की साइड पे। मेक सेंस? यस सर। सर एक क्वेश्चन और है जी। सर, कॉन्टेक्स्ट का बजाय यूज ज्यादातर तो समझ आता है कि आईएसपी एंड पे तो बनती है लॉजिक, ऑन एन एंटरप्राइज लेवल इसकी क्या प्रैक्टिकल इतनी यूटिलाइजेशन बनती है या यूज होता है? हाँ बिल्कुल होता है, एंटरप्राइज में बिल्कुल होता है। इवन एज वी स्पीक आई एम वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, और उनकी 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं अलग अलग। अब वो चाहते हैं कि वो उनका डेटा सेंटर कंबाइन कर लें। अब मसला ये है कि उन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो उनका जो सबनेट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इस हद तक सेम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डीएमजी में अगर 192.168.1.10 पर डीएनएस पड़ा हुआ है तो 192.168.1.10 पर ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डीएनएस है, और उसी पर तीसरी का डीएनएस है, उसी पर चौथी का डीएनएस है। समझ रहे हैं बात? अब वो कहते हैं कि हमने एक जगह पर आकर कंबाइन कर देना है चीजों को, और इनिशियली वी कैन नॉट चेंज आईपी एड्रेसेस और एनीथिंग, वी नीड टू कंसोलिडेट नेटवर्क, कॉमन डेटा सेंटर में लाना है। अब बताएं क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? कोई हल है हमारे पास? एक हल है कि हम फिजिकली 3 कोर स्विच लगाएं। अब इस तरह से है कि दिस इज फायरवॉल ऑफ वन कंपनी, उसके ऊपर यहाँ इंटरनेट है, इधर डीएमजी है, और इधर यूजर्स है। इसी तरह दूसरी कंपनी है, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर अगर 192.168.1.10 के ऊपर डीएनएस पड़ा हुआ है और एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी हुई है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ की, which is let's say .11 IP, तो यहाँ भी ऐसे ही है। ये यहाँ का 192.168.1.10 है, और यहाँ भी ऐसे ही है। अब वो चाहते हैं कि हम एक जगह आ जाएं। वी नीड टू हैव वन फायरवॉल, वन डीएमजी, वन इंटरनेट, और उसके पीछे हम अपने तमाम यूजर्स को ले आए। यूजर 1 कैटेगरी, यूजर 2 कैटेगरी, यूजर 3 कैटेगरी, और यहाँ पे हमारे वो सारे सर्वर्स भी आते हैं, बट they cannot change these subnets। तो क्या करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अब क्या मशवरा है? सर इसमें तो नॉर्मली ये तो है ना एक्सेप्शनल केसेस ही, जिसमें तो ऑब्वियसली मल्टी कॉन्टेक्स्ट के अलावा सोल्यूशन नहीं है इसमें कोई भी, क्योंकि फायरवॉल द सेम सबनेट्स हैं। सर अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो एक्सेप्शनल जो मर्जर्स और इस तरह की जब चीजें होती हैं तब तो ये चीजें फेस होती हैं। सर इसके अलावा क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन देखी, इतना इतना तो नहीं एक्सपोजर मेरा, मगर ये है कि ज्यादातर एक ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है, ज्यादा फायरवॉल्स में वही चला रहे होते हैं सारा कुछ ही। देखिए, कॉन्टेक्स्ट के ना 2 इस्तेमाल हैं। यूजेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन सिस्को फायरवॉल्स 2 तरह की हैं। एक यूजेज है कॉन्टेक्स्ट की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मल्टीपल डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर्स चल रहे हैं तो आप वहां कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। यानी एंटरप्राइज के अंदर
आपके पास एक बड़ी फायरवॉल है और उसके अंदर आपने मल्टीपल फायरवॉल्स बनाई, हर एक का एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, और ये आपका लेट्स से बिजनेस यूनिट 1 है, ये आपका बिजनेस यूनिट 2 है, ये आपका बिजनेस यूनिट 3 है। ये इसकी एंटरप्राइज में इम्प्लीमेंटेशन है। अब कोई ऐसी एंटरप्राइज आपके जहन में आती है जिस एंटरप्राइज के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स हों, यानी उनके अपने प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर्स हों बट ओन्ड बाय वन ग्रुप हों? कैन यू नेम एनीवन? सर ये तो इस तरह तो लाइक जिस तरह ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं वो सबके नॉर्मली बिजनेस यूनिट्स वगैरह टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। इस तरह स्टार ग्रुप्स हो गया, इसका केमिकल डिवीजन है, लेदर डेस्कॉन हो गया, उनके अपने इस तरह ग्रुप्स हैं, केमिकल है, कंस्ट्रक्शन है, उनके टोटल हायरार्की डिफरेंट होती है। पर डे एंड पे तो वो नॉर्मली वो एक ही लाइक फायरवॉल से गुजर रहे होते हैं, बनाते नहीं है ज्यादातर ना प्रैक्टिस में। एक डीएमजी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जी जी सर। हाँ, ये उनकी चॉइस है कि वो ना बनाएं, ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो ना बनाएं और वो अलग अलग फायरवॉल परचेज करें, वरना उनको जो प्रोडक्ट है वो कंपेल नहीं करती। प्रोडक्ट कहती है कि आप एक एएसए ले लें और आप उसी के अंदर मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स अलग अलग कार्व आउट कर लें। दिस इज एज गुड एज परचेजिंग 3 इंडिविजुअल फायरवॉल्स। दूसरा ये है, इसका ड्रॉबैक देखिए, इसी एंटरप्राइज के अंदर अगर आपने 3 इंडिविजुअल फायरवॉल्स परचेज की तो रिडंडेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हर एक के साथ एक एक और लेनी पड़ेगी। तो टोटल फायरवॉल्स कितनी हो गई? 6। यहां पे आप इसके साथ सिर्फ एक ये प्राइमरी फायरवॉल और एक बैकअप फायरवॉल लेंगे और इसके अंदर भी आपके कॉन्टेक्स्ट बन जाएंगे और दिस इज एज गुड एज दिस वन। अच्छा, खैर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसका एक काम तो ये है जो हमने यहाँ बना लिया कि मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो आप एक ही फायरवॉल पर को होस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 3 फायरवॉल्स एंड देन हैविंग 1 बैकअप फॉर ईच, और टोटल 6 हार्डवेयर आप संभालते फिरें और 6 हार्डवेयर के रीन्यूअल्स और उनके स्मार्ट नेट्स वगैरह उनका ख्याल रखें। तो थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फ़िगरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं क्योंकि चीजें काफी एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं, लेकिन once this is configured and set and aligned and every department is given access to their own context, उसके बाद there is no complexity at all. So probably hesitating from going this way is because of the fact that people think कि ये यार कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी चीजें। कुछ ऐसा तासुर की वजह से लोग इसकी तरफ नहीं जाते। बट इसका एंटरप्राइज में एक और इस्तेमाल तो हर कोई करता है, और वो इस्तेमाल ये है कि अगर आपके पास लेट्स से एक ही डिपार्टमेंट है, यू जस्ट हैव 1 बिजनेस यूनिट, you have BU1, you have purchased 1 firewall that for that business unit, तो आप उस बिजनेस यूनिट के लिए रिडंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरी फायरवॉल भी परचेज करेंगे। अब सिर्फ हम इसको खोल के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपने ये हार्डवेयर परचेज किया, ये हार्डवेयर परचेज किया और ये एक दूसरे के बैकअप के लिए परचेज किया। अब ये वाला हार्डवेयर एक्टिव है और ये वाला हार्डवेयर स्टैंड बाय है, सारी ट्रैफिक इसमें से गुजरेगी और ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेगा जब कभी ये खराब हो तब ये सिस्टम वर्किंग में आएगा। और पाबंदी ये है कि ये वाला हार्डवेयर और ये वाला हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये भी नहीं है कि ये आप एक्सपेंसिव ले लें और ये आप लेस एक्सपेंसिव ले लें, दे मस्ट बी ऑफ द सेम मॉडल। अगर आपने एक एक्स अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट की है तो आपने वही एक्स अमाउंट यहाँ भी इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन ये अमाउंट आपकी टोटली स्टैंड बाय पे है,
ये वाली अमाउंट आपकी फंक्शनल है। तो लोग समटाइम्स ये चाहते हैं कि वो इसको भी इस्तेमाल करें, दे वांट देयर ट्रैफिक टू बी प्रोसेस्ड बाय दिस फायरवॉल एज वेल, मींस वो इसको स्टैंड बाय करने की बजाय इसको भी एक्टिव हालत में देखना चाहते हैं। और अगर कभी ये फायरवॉल डाउन हो जाए तो इसकी ट्रैफिक दूसरी फायरवॉल से गुजर जाए, पहली फायरवॉल डाउन हो जाए तो उसकी ट्रैफिक इससे गुजर जाए। दिस इज कॉल्ड एक्टिव एक्टिव फेल ओवर। इसको अचीव करने के लिए लामोहला आपको कॉन्टेक्स्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अंदर जो छुपी हुई टेक्नोलॉजी है वो कॉन्टेक्स्ट ही है। यहां आप कॉन्टेक्स्ट इसलिए नहीं बनाएंगे जो हमने यहां डिस्कस किया था, ये वाला ये वाली वजह ना सही, आपको एक्टिव एक्टिव फेल ओवर के लिए कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर काशिफ? तो दो यूज केसेस हैं। मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स को को होस्ट करना एक ही एएसए पे ठीक है, आपके मुशाहिदे में कम है ये कि लोग इस तरह कम ही करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है और वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है। एंटरप्राइज में नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर में तो लाजमी किया जा रहा है। ये हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, बट बाहर तो एंटरप्राइज में भी आम है ये चीज। वेयर एज हमारे कंट्री में एंटरप्राइज में भी अगर कोई एक्टिव एक्टिव फेल ओवर करना चाहता है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट मैंडेटरी है, वो ना चाहते हुए भी उसको कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं, जो कि आप आगे आने वाली डिस्कशन में देखेंगे। जी फहीम, आपका क्वेश्चन है कैन वी यूज अ सिंगल फायरवॉल टू मेक टू कॉन्टेक्स्ट, वन फॉर यूजर्स इंटरनेट एंड अदर फॉर डेटा सेंटर। यानी आप ये चाहते हैं कि आपके पास इंटरनेट है और आपके पास सर्वर्स हैं, अब आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में सर्वर्स डाल देंगे, इसमें इंटरनेट डाल देंगे, दिस इज कॉन्टेक्स्ट वन, दिस इज कॉन्टेक्स्ट टू, और यहाँ पे आपके पास यूजर्स हैं। ये डिजाइन है। हाँ ये बन सकता है। इसके अंदर यहाँ से जो आप वायर्स लेंगे, लेट से वो एक कॉमन सबनेट में है एंड वी हैव अ राउटर हियर, और उस राउटर के पीछे आपके सारे यूजर्स हैं। इसमें आप इसको इनसाइड कर सकते हैं, इसको आउटसाइड कर सकते हैं, और इधर इसको इनसाइड कर सकते हैं और इसको आउटसाइड कर सकते हैं। अब आपका जो डिफॉल्ट रूट है एस स्टार, वो आपका पॉइंट करेगा इस तरफ, वेर एज जो आपका डेटा सेंटर का रूट है स्टैटिक रूट, वो आपका पॉइंट करेगा इस तरफ। पर क्योंकि आप डेटा सेंटर के लिए आउटसाइड पे बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पे जो अलाउ करेंगे बस वही अंदर एक्सेस होगा। तो जो हम अक्सर टू फायरवॉल मॉडल की बात करते हैं कि इंटरनेट की फायरवॉल अलग हो और डेटा सेंटर की अलग हो, ये हम एक हार्डवेयर से अचीव कर रहे होंगे यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो दिस इज पॉसिबल। अब इसमें ये है कि जो सर्वर्स हैं उन्होंने इंटरनेट पे जाना है तो क्या होगा, तो सर्वर्स की जो इंटरनेट की ट्रैफिक है वो इस कॉन्टेक्स्ट के इनसाइड से निकलकर आउटसाइड में आएगी और यहाँ से स्विच होके दूसरे कॉन्टेक्स्ट की इनसाइड से आउटसाइड की तरफ चली जाएगी, या ये रूट होके वापस हेयर पिन होगी और इस कॉन्टेक्स्ट की तरफ चली जाएगी। तो हमने कॉन्टेक्स्ट की कैस्केडिंग की भी बात की थी, तो ये समहाउ कॉन्टेक्स्ट कैस्केडिंग हो रही है।
और कोई क्वेश्चन जी? इसमें हम बात कर रहे थे लॉजिकल इंटरफेस वर्सेस फिजिकल इंटरफेस की। शाहरुख, इंटर कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए देखिए, आपको कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट डोमेन चाहिए जिसके जरिए आप, या ब्रॉडकास्ट डोमेन चाहिए या राउटिंग डोमेन चाहिए जिसके जरिए आप दो कॉन्टेक्स्ट के दरमियान चले जाएं। तो बेस्ट प्रैक्टिस और एलिगेंट वे ऑफ डूइंग तो यही है कि आप फायरवॉल की केबलिंग स्विच में करते हैं और उस स्विच में आप दो कॉन्टेक्स्ट के इंटरफेसेस को कॉमन वीलैन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे बाहर कहीं एक वीलैन में कर दें और ये राउटर्स भी उस वीलैन में डाल दें, तो इस रेंडवू पॉइंट या ये जो ग्लू लगाएंगे हम सब के दरमियान, या ये लेयर 2 नेचर का ग्लू होगा या लेयर 3 नेचर का ग्लू होगा, जो भी हो, उसके जरिए ये कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, इंटर कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। बट फॉर दैट रीजन अगर आप फॉलो द पैकेट अप्रोच के साथ चलें तो इस कॉन्टेक्स्ट से जो भी डेटाग्राम निकलेगा वो पहले वायर से 2 से निकलकर स्विच में या राउटर में जाएगा बाहर, वहां से फिर वो प्रोसेसिंग करवा के लेयर 2 डिवाइस है तो लेयर 2 की, लेयर 3 डिवाइस है तो लेयर 3 की, फिर वो एक और वायर से इसी फायरवॉल की बॉडी में वापस आएगा, लेकिन अंदर किसी और कॉन्टेक्स्ट में वेलकम होगा। अब अगर आप कहें कि यार मैंने ना स्विच यूज करना है ना राउटर यूज करना है, तो आप दो वायर्स हेयर पिन कर दें आपस में, लेकिन दैट इज नॉट एन एलिगेंट वे ऑफ डूइंग इट। इंटर कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में तमाम ट्रैफिक लाउड, देखिए जो ट्रैफिक आपकी इस कॉन्टेक्स्ट से इस कॉन्टेक्स्ट में जाएगी उसका यहाँ रास्ते में तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, इधर तो कुछ नहीं है, देर इज नो सच कंट्रोल हियर। माँ सिवाय अगर आपका कोई लेयर 3 राउटर है तो आप उसके ऊपर ACLs लगा लेंगे, या अगर कोई लेयर 2 स्विच है तो उसके ऊपर आप मैक ACLs लगा लेंगे या पोर्ट सिक्योरिटी कर लेंगे, उसके अलावा तो कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी जब पैकेट यहाँ से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दाखिल होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये ऐसे ही तस्वर होगा कि ये किसी बाहर की दुनिया से आया है और उसको एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम अपने टाइम देखेगा। इसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरी ही नेबरिंग कॉन्टेक्स्ट से ट्रैफिक आई है, उसने उसको ऐसे ही लेना है कि मेरे हाई से लो की तरफ जा रही है या लो से हाई की तरफ जा रही है, उसने उसके मुताबिक इसको मैनिपुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट 1 की ट्रैफिक कॉन्टेक्स्ट 2 में आएगी या राउटर 5 की ट्रैफिक कॉन्टेक्स्ट 2 में आएगी तो इन दोनों में कोई फर्क है, उसके लिए ये एक जैसी हैं। एडमिन कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट, जो आप कह रहे हैं, इट्स एडमिन कॉन्टेक्स्ट के पास जो इजाफी टैग है वो सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन का है, डेटा प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इजाफी तुरा इम्तियाज इसके पास नहीं है। तो लॉजिकल इंटरफेस एलोकेशन वर्सेस फिजिकल इंटरफेस एलोकेशन क्लियर है आपको?
ओके जी, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको जब भी किसी प्रोडक्शन के लिए डिजाइन करें तो चाहे आप कॉन्टेक्स्ट बनाएं या ना बनाएं, आपको अपनी फायरवॉल की तमाम वायर्स को किसी भी एक स्विच के साथ केबल करके उनका लैग कर लेना चाहिए। ये एक स्केलेबल अप्रोच है। कल को आपने उसके अंदर मजीद डीएमसीज ऐड करने हैं तो आपको बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस नहीं करने पड़ते। एक दफा आपका फिजिकल सिनेरियो सेट हो जाता है, उसके बाद आपने बस कॉन्फ़िगरेशन से उसमें मजीद कुशन कार्व आउट करते चले जाना है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ more elegant way of doing things in a very scalable manner। और आगे एसडीएन का जमाना है, आगे डेवनेट का जमाना है, तो उसमें किस तरह से ये मुमकिन है कि आप यू ऑल नो कि डेवनेट में होता क्या है। डेवनेट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें एक डेवलपर अगर स्पिन करता है अपना वेब सर्वर, अपनी कोई डीबी, तो वो अपने कोड में ही लिख देगा उसके लिए ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हुक्स जो आपकी फायरवॉल पर आकर एक डीएमजी क्रिएट करना चाहेंगी, उस पे आईपी देना चाहेंगी और उस डीएमजी को आप करना चाहेंगी, ऑब्वियसली इन अ कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड एनवायरनमेंट। तो बजाय इसके कि यू बीइंग द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आप एएसए के ऊपर उसके लिए उसकी ईमेल पर या उसकी किसी रिक्वेजिशन पर उसका इंटरफेस प्रोविजन करें, वो अपने कोड में से ही खुद ही कर लेगा। नाउ इमेजिन कि आपने अपना सिनेरियो ये फिजिकल इंटरफेसेस वाला बनाया हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट ठीक है, वो कमांड के जरिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेगा अपना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरफेस एलोकेट करा लेगा। बट अगर वो इंटरफेस उसने फिजिकली एलोकेट कराने हैं, अगर आपने उसको इस हद तक इजाजत दी हुई है, तो फिजिकल इंटरफेस एलोकेट कराने के बाद वो डिपेंडेंट फिर किस पे रहा, नेटवर्क टीम पे, कि वो जाके केबलिंग करे और फिर जाके उसकी चीजें चले। और अगर आप इस सिनेरियो की बात करें जिसमें केबलिंग हुई भी है, all he needs is just to call the APIs of this switch and create a VLAN API of this ASA and create a sub interface API of this is ASA and add that interface in the context, then call the API of the context and assign IP addresses in nameif। तो चीजें relatively easy हैं, unmanned हो जाएंगी। What do you think? Are you with me on it? ओके जी, वापस आते हैं। So the ports on the switch that are connected to the ASA may be trunk mode, since multiple VLAN traffic has to travel through it once the ASA interfaces are broken into sub interfaces। So this is one way of and an elegant way of configuring contexts। अच्छा जी, in order to turn the firewall into multiple context mode, you should enter the command mode multiple। We have seen it when logged in via console port। You may do it remotely, but you risk losing the connection to the box because the box restarts। We have noticed it। This will force mode change to multiple and reload the appliance। If you connect the appliance from the console port, you are logging into the system context after the reload। After the reload, you are in the system context mode। So when you convert from single mode to multiple mode, the security appliance converts the running configuration into the files। नई startup configuration that comprises the system configuration, ये है multi mode की, and this includes one admin context configured in it, and admin.cfg that comprises the admin context in the root directory। admin.cfg बनी हुई होगी for that context। The original running configuration is saved as old_running.cfg। ये आपकी सिंगल मोड की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप है। अगर कभी आप वापस जाना चाहें तो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। Original startup configuration is not saved। What does startup mean?
मिसाल के तौर पर आप सिंगल मोड में थे, सिंगल मोड में आपका जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आपने होस्ट नेम ए रखा और आपने एक ACL नो कर दी और एक ACL आपने ऐड कर दी। अभी आपने राइट नहीं किया तो ये सारी की सारी चेंजेस सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में पड़ी हैं, ये स्टार्टअप में नहीं है। आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट है वो इसके अंदर कैप्चर कर ली जाएगी, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट है वो कैप्चर नहीं होती जब आप मोड मल्टीपल लिखते हैं। The security appliance automatically adds an entry for the admin context to the system configuration with the name admin. ये भी हमने देखा था। कमांड मोड मल्टीपल, मोड सिंगल थी। अच्छा जी, उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें इंटरफेसेस एलोकेट किए, config URL, ये तो हमें बना हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिन कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, सो स्टार इसके ऊपर आ जाएगा। एलोकेट इंटरफेस, config URL, ये सब हमने लास्ट डिस्कशन में देखी है। इस स्लाइड के ऊपर आज कुछ नई चीजें आपको नजर आएंगी, उन नई चीजों को समझ लीजिए। हमें पता है कि ये कमांड क्या है, we have talked about it, we know what is this, we know what is this is all okay। अगर इसमें कोई सवाल है तो बता दीजिए। यहां तक एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि सब इंटरफेस ऐड किए जा रहे हैं, उस पर हमने डिस्कशन कर ली ऑलरेडी। ये यहां से ऊपर तक अगर कॉन्फ़िगरेशन ओके हैं तो बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अगला कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट फाइन, वी आर ओके विद दिस कमांड। लेकिन जब कहा जा रहा है एलोकेट इंटरफेस गीगाबिट 00.100, यहां तक भी ओके है, बट इसके आगे देखिए ये एक चीज लिखी जा रही है, int1। व्हाट इज दिस int1? होगा ये कि जब आप लिखते हैं ना एलोकेट इंटरफेस गीगाबिट 0/0.100, या यहां देख लीजिए गीगाबिट 0/0.1, तो जब आप कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, यानी होस्ट नेम /एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे और यहां पे आके आप कहेंगे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो आपको जो इंटरफेस का नाम नजर आएगा वो आएगा गीगाबिट 0/0.1, गीगाबिट 0/1.1 एंड सो ऑन। ये लिस्ट में नाम रिवील होंगे, आप लेट्स से लिखा हुआ होगा। तो कॉन्टेक्स्ट वाले बंदे को, जो कॉन्टेक्स्ट में बैठा हुआ है, अगर तो वो एडमिन कॉन्टेक्स्ट का बंदा है तो उसको रियल इंटरफेस नेम नजर आ जाए तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो एडमिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एक यूजर कॉन्टेक्स्ट है। हम चाहते हैं कि उसको हमारे प्लेटफॉर्म इंटरफेसेस नजर ना आए, उसको ये मत पता चले कि पीछे ये गीगाबिट फिजिकल पोर्ट 0/0 यूज हो रही है और उसके अंदर वीलन नंबर 100 यूज हो रही है, ये क्लू उसको नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसको इंटरफेस का नाम मैस्करेड होके मिले, चेंज होके मिले, int1 कर दिया। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट का बंदा जब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेगा तो उसको इंटरफेस का नाम मिलेगा int1 और उसका स्टेटस अप एंड अप है। ये है कॉन्टेक्स्ट ASA/टेस्ट। इसमें जब आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करेंगे तो आपको int1 नजर आएगा, ना के गीगाबिट 00.100। आपको int2 नजर आएगा, ना के गीगाबिट 0/0.102।
Make sense? This hides the actual real name of the interface inside the context. इसी तरह से अगर आप allocate interface gigabit 00.110-gigabit 00.115 यानी आप रेंज के जरिए भी मल्टीपल इंटरफेस एलोकेट कर सकते हैं, तो उसी मुनासबत से आप आगे उसके लॉजिकल नेम्स जो हैं इंटरफेस के वो भी रेंज के साथ दे सकते हैं जो कि रिस्पेक्टिवली एलोकेट हो जाएंगे. int1 will be .110, int3 will be .110, int4 will be 111, int5 will be 112 and so on. तो ये वाला फीचर क्लियर होता है कि एलोकेट इंटरफेस के अंदर हमने एक इजाफी चीज डिस्कस की है. ओके, ये कमांड भी कोई नई चीज नहीं है, वी अंडरस्टैंड इट. config URL ये देनी ही होती है. अब ये देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में एक नई चीज ये ऐड की गई है, मेंबर गोल्ड. तो ये जो न्यू चीजें आज हम देख रहे हैं ये वो हाईलाइटेड है आपके सामने. इनमें से अब ये एक नई चीज है मेंबर गोल्ड. व्हाट इज दिस मेंबर गोल्ड? देखिए एक फायरवॉल जब आप परचेज करते हैं ASA हार्डवेयर, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है. फॉर एग्जांपल ये 1 लाख कनेक्शंस को बैक वक्त खोल सकती है ये फायरवॉल. लेट्स से ये इसकी कैपेसिटी में एक पैरामीटर है जिसकी बेस पर आपने ये हार्डवेयर परचेज किया है. अब आपने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट बना दिया है टेस्ट. तो इस टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को क्या हक हासिल है कि ये इस कंकरेंट कनेक्शंस की जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है ऑफ द प्लेटफॉर्म उसमें से ये कितना यूज कर सके. अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो वो मैक्सिमम यूज कर सकता है, और अगर आप उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं मेंबर और आगे गोल्ड, तो ये एक्चुअली एक और फुल फ्लेज कॉन्फ़िगरेशन को कॉल किया जा रहा है जिसमें रिसोर्स लिमिट लगाई जा रही है. सो गोल्ड इज एक्चुअली इक्वल टू रिसोर्स लिमिट, या इसको रिसोर्स क्लास भी कहते हैं. है असल में वो एक लिमिट. तो ये मेंबर गोल्ड देने से पहले ये बना के आना पड़ेगा गोल्ड कैटेगरी की एक रिसोर्स क्लास. तो वो कैसे बनती है ये देखिए, क्लास गोल्ड. तो आप क्लास कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए. यहां पे आपके पास लिमिट रिसोर्स का एक कीवर्ड है और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं. आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली जो क्लास में बनाने जा रहा हूं ये कनेक्शंस मेरे प्लेटफॉर्म के टोटल सपोर्टेड के कितने % तक खोल सकती है. ये जो भी इस क्लास का कॉन्टेक्स्ट कॉल करेगा. होस्ट्स कितने हो सकते हैं, SSH सेशंस कितने हो सकते हैं, टेलनेट कितना हो सकता है, ट्रांसलेशंस कितनी हो सकती हैं, लेयर 3 रूट्स कितने डाल सकते हैं. फहीम का क्वेश्चन है कि क्लास कहां बनाई जाएगी. ये क्लास सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में बनाई जाएगी. ये सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में किया जाएगा जी. यानी जहां आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाने से पहले आप क्लास बना लेंगे और वो क्लास फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर लेंगे. ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको बनाएं, बट अगर आप बना के लिमिट करना चाहते हैं चीजों को तो किया जा सकता है.
जिस तरह आप देखें एडमिन कॉन्टेक्स्ट को कुछ लिमिट नहीं दी, वेयर एज यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है उसको लिमिट दी हुई। तो इस स्लाइड पर हमने दो नई चीजें कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखी हैं, एक रिसोर्स क्लास और दूसरा जो इंटरफेसेस हम इसको एलोकेट कर रहे हैं उनको एक लॉजिकल नेम दिया जा सकता है ताकि प्लेटफॉर्म नेम्स हाइड किए जा सके। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? शाहरुख ये हार्ड लिमिट है, कनेक्शन 15 का मतलब है फ्री है भी तो ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। शाहरुख का क्वेश्चन है कि ये जब आप 15% लिखते हैं तो दिस इज इन कंजेशन सर्कमस्टांसेस और इन एनी केस, सो दिस इज इन एनी केस। तो बाय डिफॉल्ट जब आप ये नहीं लगाते तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब आप ये लगा देते हैं तो लिमिट लग जाती है। बाय डिफॉल्ट जो है वो शेयर्ड स्पेस है सारी, जो जितने यूज कर ले। मिसाल के तौर पर कॉन्टेक्स्ट 1 ने 1 लाख सपोर्टेड थे, उसने 90,000 यूज कर लिए। कॉन्टेक्स्ट 2 को 10,000 से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो वो डिप्राइव हो जाएगा। जी शाहरुख, गोल्ड इज जस्ट अ नेम, वी कैन गिव एनी नेम। उसके बाद हमने चेंज टू देखा था जी, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम या चेंज टू कॉन्टेक्स्ट आगे कॉन्टेक्स्ट का नाम, और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट आगे कॉन्टेक्स्ट का नेम देने से आप जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाए हैं आप उनमें चले जाते हैं, और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम लिखने से आप वापस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, जहां से आप कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, उड़ा सकते हैं, इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिसोर्स क्लासेस लगा सकते हैं, रिसोर्स क्लासेस बना सकते हैं, वो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है। शो कॉन्टेक्स्ट या शो कॉन्टेक्स्ट डिटेल आपको कॉन्टेक्स्ट की डिटेल बता देगी। शो रिसोर्स एलोकेशन या शो रिसोर्स एलोकेशन डिटेल विल टेल यू कि आपने जो रिसोर्स क्लासेस बनाई हुई है वो क्या क्या हैं और कौन से कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई की हुई है। अच्छा जी, तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट बना रखे हैं, और अगर हम यहाँ पे शो रन करें तो आप देख सकते हैं कि एक क्लास डिफॉल्ट बनी हुई है। ये क्लास डिफॉल्ट क्या है, अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बनी बनाई रिसोर्स क्लास है जिसमें ऑल रिसोर्सेज पर 0 की लिमिट है। 0 का मतलब है कि मैक्सिमम अलाउड। ये वो कॉन्टेक्स्ट हैं जो हमने बनाए थे और उनमें इंटरफेसेस एलोकेट किए थे, एंड देयर इज नथिंग मच। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2 करते हैं, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। तो आप देखिए जो कॉन्टेक्स्ट C2 आपने सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में बनाया है और इसमें ये दो इंटरफेसेस ऐड किए हैं, ये यहाँ पे उसी नाम से नजर आ रहे हैं अंदर। हम वापस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आ गए। अब हम कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट C2, सो वी आर नॉट इन द CLI ऑफ कॉन्टेक्स्ट C2, rather we are in the system execution space area of C2 जहां से कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है। अगर हम कहें नो एलोकेट इंटरफेस Ethernet 4, नो एलोकेट इंटरफेस Ethernet 5, तो ये हम सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में हैं पर हमने C2 कॉन्टेक्स्ट से इंटरफेसेस ले लिए। अब हम कहते हैं चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2, अब हम उसकी CLI में है कॉन्टेक्स्ट 2 की। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, इट हैज नो इंटरफेस। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट C2, और अब हम इसमें कहते हैं एलोकेट इंटरफेस।
और इसको हम कह देते हैं int4 और ईथरनेट 5 ऐड करते हैं और हम कह देते हैं int5 एग्जिट। तो आप देखिए अब हमने ये एक इजाफा कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन में। सो यू सी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जो इंटरफेस का नाम है वो int4 और int5 हो गया, ना कि ईथरनेट 4 ना कि ईथरनेट 5। आप शो इंटरफेस करें तो ये आपको इंटरफेस 4 और 5 के नाम से ही दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आप होस्ट नेम कॉन्टेक्स्ट का, शाहरुख का क्वेश्चन है कि आप कॉन्टेक्स्ट का होस्ट नेम बदल सकते हैं। आप यहाँ पे जो मर्जी कमांड देते रहें, इसने अपने कॉन्टेक्स्ट के नाम से ही नजर आना है। अच्छा जी, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये जो हमने इंटरफेसेस के नेम बदल दिए। अब इंटरफेस पहले हम ईथरनेट 4 लिख के उसके अंदर जा रहे थे, अब वो कह रहा है ईथरनेट 4 में जानता ही नहीं। अब हम लिख रहे हैं int4। इसको अब हम नो शट करेंगे, इस पर आईपी एड्रेस देंगे, इसको हम नेम इफ करेंगे, इसको सिक्योरिटी लेवल देंगे। दिस इज काइंड ऑफ हार्डवेयर रेफरेंस फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, जो कि नीचे हमने एक रियल हार्डवेयर रेफरेंस को एक लॉजिकल रेफरेंस देके कॉन्टेक्स्ट के हवाले कर दिया। आई होप दिस मेक्स सेंस। शाहरुख, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, जो मैं समझ पाया हूं, अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं और हम कॉन्टेक्स्ट का होस्ट नेम चेंज करते हैं तो उससे ये जो C1 लिखा हुआ है ये वो ABC हो जाएगा या नहीं, यही क्वेश्चन था आपका? नहीं, उसको यही नजर आएगा जी, ये ही इसका होस्ट नेम है फिक्स्ड। लेकिन अगर आप सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाएं, यहां आप होस्ट नेम ABC करें तो ये बदल सकता है। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी, ये हमारा अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो कॉन्टेक्स्ट की जो इनिशियलाइजेशन है और उसकी जो इंटरफेसेस की प्रोविजनिंग है और उसकी रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है और उसमें से ट्रैफिक पासिंग है। इससे आगे जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आप फर्दर नेटिंग कर सकते हैं, ACLs लगा सकते हैं, आप मजीद जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो हमने अभी अपने कोर्स के तवसत से करने हैं। तो वो आप सिंगल मोड में हो या मल्टी मोड में हो, वो जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में तो वो यकसां अप्लाई होते चले जाएंगे।
जो नई बात है सिर्फ वो ये थी कि कॉन्टेक्स्ट बनता कैसे है और कॉन्टेक्स्ट को इंटरफेस कैसे दिए जाते हैं और उसमें से ट्रैफिक का फ्लो कैसे होता है, इसका समझना मेन मकसद था। हाँ, आगे अब जो इसमें सिक्योरिटी के रूल्स हैं वो सारे के सारे जब हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे तो वो यकसा कॉन्टेक्स्ट पे भी अप्लाई होंगे और वो सिंगल मोड फायरवॉल पे भी फ्यूचर में अप्लाई होते चले जाएंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की क्रिएशन और उसकी हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है। और डिफॉल्ट एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम हाई टू लो, लो टू हाई में जितनी सिक्योरिटी हमें बस दे देता है वही हम लेकर अभी चल रहे हैं। एग्रीड? अच्छा जी, नेक्स्ट जो अब टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ने वाला है वो है शेयर्ड इंटरफेस। डेडिकेटेड इंटरफेस तो देख लिया, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी लॉजिकल। लॉजिकल भी हो तो अलग अलग, अगर यूनिक मिल रहा है तो डेडिकेटेड ही कहलाएगा, फिजिकली ही दे दें तो डेडिकेटेड ही कहलाएगा। अब बात हो रही है शेयर्ड इंटरफेस की। शेयर्ड इंटरफेस भी लॉजिकल हो सकता है, शेयर्ड इंटरफेस भी फिजिकल हो सकता है। शेयर्ड इंटरफेस उसको कहेंगे जिसमें हम लेट्स से कॉन्टेक्स्ट C1 में कहते हैं एलोकेट इंटरफेस E6। हम कॉन्टेक्स्ट C2 में भी जाके कहते हैं एलोकेट इंटरफेस E6। हम कॉन्टेक्स्ट 3 में भी जाके कहते हैं एलोकेट इंटरफेस E6। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही इंटरफेस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर कॉल कर लिया। लिहाजा सिचुएशन क्या बन गई कि एक फायरवॉल के अंदर एक फिजिकल इंटरफेस है जो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट है, विच इज E6। उस पर हमने अंदर 4 कॉन्टेक्स्ट बना के उन सब को उस इंटरफेस को इस्तेमाल करने का हक दे दिया। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शेयर्ड इंटरफेस। अब इस पर जो भी ट्रैफिक आएगी, जो भी डेटाग्राम आएगा, उस डेटाग्राम को यहां पर ASA में किसी डिसीजन बॉक्स से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रैफिक का दाखिली रास्ता तो E6 ही है। यहां पर किसी सॉर्टर को काम करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रैफिक मैंने आगे C1 में पास कर देनी है, कौन सी ट्रैफिक मैंने C4 को देनी है, कौन सी C3 को, कौन सी C2 को। लिहाजा ये जो ट्रैफिक फॉरवर्डर है ASA के अंदर, देखना पड़ेगा कि ये शेयर्ड इंटरफेसेस में किन एस्पेक्ट्स की बुनियाद पर किसी ट्रैफिक को किसी कॉन्टेक्स्ट को देता है, या ये असूल फॉलो होता है कि जो भी ट्रैफिक आए वो सबको ही दे दी जाए। या तो एक ट्रैफिक आए वो सबको दे दी जाए, या फिर कोई डिसीजन किया जाए कि वो ट्रैफिक एक्चुअली किसको देनी है। तो क्या ये नुक्ता बनता है, इसको इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस पूरे सिनेरियो में जो हम करने जा रहे हैं, दैट शेयर्ड इंटरफेस वाला? बिल्कुल होगी। ये जो डिसीजन बॉक्स है ये बिल्कुल काम करेगा। तो ये जो डिसीजन बॉक्स है ये यूजुअली सबसे पहले तो देखता है मैक एड्रेस। कौन सा मैक एड्रेस? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यानी ये जो डेटाग्राम आ रहा है, इस डेटाग्राम का एक डेस्टिनेशन मैक होगा, DMAC। वो डेस्टिनेशन मैक जब आता है तो ये डिसीजन बॉक्स देखता है कि वो डेस्टिनेशन मैक यहाँ का है, वो डेस्टिनेशन मैक यहाँ का है, यहाँ का है, ये यहाँ का है, उसके मुताबिक फैसला होता है। बट रुकिए, मैक एड्रेस तो फिजिकल इंटरफेस का होता है, ये जो E6 है मैक तो इसका होता है।
और इसका मैक तो लेट से 0A है, तो वो जब आपने ये इंटरफेस इन कॉन्टेक्स्ट को दिया है तो उसका मैक तो 0A ही है, जो यहां पर भी चला गया होगा, यहां भी 0A, यहां भी 0A, यहां भी 0A। व्हाट डू यू थिंक? अगर ये मैक पर डिसीजन मेकिंग करता है तो मैक तो फिजिकल का ही डिराइव होके यहां चला जाएगा, तो कंफ्यूजन बन जाएगी। अगर ये तो मैक पर फैसला करता है तो मैक तो कॉमन हो जाएगा देखा जाए तो यहां मैक एलोकेशन का भी एक प्रोसीजर है। Whenever you share an interface among multiple contexts, there comes a procedure of MAC allocation, because this is for sure that you need to have unique MAC addresses at these 4 points. This is for sure. Unique MAC हमारी जरूरत है। We cannot afford to have duplicate MACs. We cannot afford to have. But since the MAC address comes on the physical interface and you are allocating that interface among multiple contexts, you need to think and choose among the procedures of allocating unique MAC addresses in these contexts. दो प्रोसीजर हैं, एक है मैनुअल, एक है ऑटो। ऑटो प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप एक इंटरफेस को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर एलोकेट करेंगे, जो ASA की सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस है वो यहां पर ऑटोमेटिकली यूनिक मैक एड्रेसेस जनरेट कर देगी, व्हाइल मेकिंग श्योर कि वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, यूनिक कर दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जो ये यूनिकली मैक जनरेट करेगा सिस्टम, हो सकता है कि यहां लगे हुए किसी सिस्टम के साथ, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है कि इसका मैक जो बाहर लगा हुआ है वो कहीं इस ऑटो मैक की जद में आ जाए, इसका भी वही मैक कभी कभी कोइंसिडेंटली, जिसके बहुत ब्लीक चांसेस हैं, मुमकिन नहीं है वैसे, बट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत ही लिमिटेड सी, तो इसका मैक और इसका मैक क्लैश कर जाए। तो उस रेयर सर्कमस्टांस के को अवॉइड करने के लिए आपके पास मैनुअल की ऑप्शन है। यानी मैनुअल का मतलब ये है कि जहां आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इंटरफेस E6 के अंदर IP देंगे, वहां पे आप उसका मैक भी देंगे। यू कैन सेट मैक योरसेल्फ। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो शेयर्ड इंटरफेस का कॉन्टेक्स्ट है, जो टॉपिक है शेयर्ड इंटरफेस का, दैट इज क्वाइट ट्रिकी एंड इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। और उसमें एक ही ट्रिक और एक ही चैलेंज है, वो है मैक एड्रेसेस की यूनिकनेस। वो यूनिकनेस या आप सिस्टम वाइड ऑटोमेटिकली कराएंगे, या वो आप खुद से एक इजाफी कमांड के जरिए उस इंटरफेस पर सेट करेंगे टू मेक देम यूनिक। फिर जब एक ही इंटरफेस से डेटाग्राम्स आएंगे तो ये जो डिसीजन बॉक्स है ये बड़ी आसानी से ट्रैफिक को स्टफ कर देगा इनटू द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। और वो बात नहीं है कि एक ट्रैफिक को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठा फेंक दिया जाए, ये नहीं होता। कोई ट्रैफिक किसी एक कॉन्टेक्स्ट को ही मिलती है। तो यहां तक क्लियर है जी? यहां आप अपने सिनेरियो में देखें अगर, तो शाहरुख, जो ऑटोमैक के बारे में आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आगे वेरिएशंस हैं। एक तो है कि टोटली रैंडम, एक है कि आप ऑटोमैक को एक प्रीफिक्स दे दें, स्टार्टअप प्रीफिक्स, कि भाई तुमने शुरू करना है मिसाल के तौर पर 0A से, तो उतना आप बता दें, उसके बाद वाला प्रीफिक्स आप खाली छोड़ दें, वो फिर उससे आगे रैंडम कर लेगा, या आप टोटली रैंडम पर छोड़ सकते हैं। और मैनुअल तो है ही मैनुअल, उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या देना है।
तो हमारे इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो हमने शुरू से एक इंटरफेस रखा हुआ है और वो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है कि वो शेयर्ड है अमंग द कॉन्टेक्स्ट्स एंड दिस इज E6। सो मतलब ये कि E6 को हमने C2 में भी डालना है, C1 में भी डालना है और एडमिन में भी डालना है। और ये इसलिए कॉमन इंटरफेस सबको दे रहे हैं कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि इसके ऊपर इंटरनेट अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेट से आने वाले डेटाग्राम कौन से कॉन्टेक्स्ट 2 के हवाले करने हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट 1 के हवाले करने हैं, ये सब का सब जो है डिसीजन ASA की चेसी में यहाँ पे वो डिसीजन लॉजिक का है और वो सारा मैक एड्रेस की बुनियाद पर हो रहा है इनिशियली। तो इसकी लैब जो शेयर्ड इंटरफेस की लैब है, इसकी एड ऑन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस डिस्कशन के बाद, इस लैब के बाद हमारे कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएंगे और जो नेक्स्ट डिस्कशन हमने स्टार्ट करनी है वो अब फेल ओवर की है। तो कॉन्टेक्स्ट पहले पढ़ने का की वजह ये थी कि फेल ओवर हमने दो तरह का पढ़ना है, एक एक्टिव स्टैंड बाय और एक एक्टिव एक्टिव। तो एक्टिव एक्टिव जब पढ़ेंगे तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट प्री रेक्विजिट होता है, तो वो हमने खत्म कर लिया। फायरवॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया और इसका काम हमने फेल ओवर में भी लेना था, इसलिए हमने इसको पहले पढ़ लिया। तो कल इंशाल्लाह वी विल अंडरगो द लैब ऑफ शेयर्ड इंटरफेस एंड देन वी विल गो थ्रू द फेल ओवर स्टफ। इस वीक के अंदर शाहरुख हम अपना ये जो फेल ओवर वाला मामला है ये सारा खत्म कर देंगे और इसके बाद हमारा नेट है, ACL है, फिर हमारे कुछ थ्रेट डिटेक्शन का फीचर है, MQC है, वो एक एक लेक्चर में खत्म होते जाएंगे। सो वी हैव 6-7 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स लेफ्ट। जी MQC जो है वो QoS है। नहीं, मल्टीकास्ट नहीं करेंगे हम, वी आर वर्किंग ऑन यूनिकास्ट। एब्सोल्युटली VPN आएगा जी। ऑब्वियसली ASA में हमने VPN की वो थ्योरी तो नहीं करनी तफसील से कि IPsec क्या है, IK वर्जन 1 क्या है, IK वर्जन 2 क्या है, उसको हम बिल्कुल टाइप जरूर करेंगे, बट वी आर मोर टुवर्ड्स हाउ टू कॉन्फ़िगर इट ऑन ASA।